वीडियो ऑन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डिपार्टमेंटेशंस, नीड्स एंड बेसिस। ठीक है, डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है कि जब भी मेरे पास लार्ज स्केल का बिज़नेस होता है या स्मॉल स्केल का बिज़नेस है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, जितनी भी मेरे पास मेरी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को मैं डिपार्टमेंट वाइज बांट देती हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, नीचे आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स दो स्ट्रीम्स बनी हुई हैं, दोनों स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सब्जेक्ट्स हैं। मतलब क्या कि जिसकी जैसी नॉलेज है, जिसका जैसा बेस है, उसके अकॉर्डिंग उसको सेग्रीगेट कर दिया गया है। ठीक है, डेफिनेशन गिवन है, डेफिनेशन कुटोन्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। डिपार्टमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज मोनोस्टिक्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल इनटू स्मॉलर एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। मतलब क्या कि जो विभागीकरण है, विभागीकरण एक विशाल क्रियात्मक संगठन को छोटी और लोचशील प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब मेरे बिज़नेस के अकॉर्डिंग, अगर मेरा बिज़नेस छोटा है, अगर मेरा बिज़नेस बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जैसा भी लगता है मैं अपने डिपार्टमेंट को या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं उसको एडजस्ट करती हूँ, मैं उसको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका इसमें नीड्स गिवन है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। सबसे पहला है आपके नीड्स है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स का मतलब है यहाँ पर कि जिसकी जैसी नॉलेज है, मैनेजरियल स्किल का मतलब क्या होता है, मेरी अपनी एबिलिटी। ठीक है, मेरा अपना एरिया, मेरा अपना लिमिटेशन, मेरा अपना काम करने का तरीका, मेरे को कितनी नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कितना बेसिकली काम कर पाती हूँ। तो जितना भी है, मतलब एक दायरा फिक्स करना, मेरे अधिकार और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना क्या है, प्रबंधकीय निपुणता का विकास कहलाता है। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने अगर डिपार्टमेंट बनाए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करी है। जैसे तुम लोग बच्चे बैठे हो, अगर मैं तुम्हारे ही एग्जांपल लूँ, इस कोई ओकेज़न है, ओकेज़न में 4 टाइप के काम होने हैं, तो एक टाइप मैंने इसको दिया, एक टाइप मैंने इसको दिया, एक टाइप मैंने इसको दिया, एक टाइप मैंने इसको दिया। अगर मुझे उस ओकेज़न को सक्सेसफुल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी जो भी मेरे पास मेरे अथॉरिटीज़ हैं वो तुम्हें दूँगी काम करने के लिए। अथॉरिटीज़ दी हैं, अथॉरिटी के साथ साथ तुम्हें मैंने अपना राइट भी दिया है, ताकि हर एक छोटे काम के लिए तुम बार बार मेरे पास ना आओ, और बार बार मेरे पास आओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इरिटेशंस भी हो सकती है, सबसे बड़ा तो मेरे कि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो जब तक मेरे को किसी काम को करने की, डिपार्टमेंटेशन के थ्रू किसी काम को करने की फुल अथॉरिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलती, तब तक मैं अपना 100% किसी पर भी नहीं दे पाऊँगी। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो बॉल को देखकर मुझे खुद ही ऑब्जर्वेशन करना है, बॉल को देखकर मुझे खुद ही ऑब्जर्वेशन करना है कि सामने वाली बॉल मेरी किस तरीके से आ रही है, सामने वाली बॉल बेसिकली मेरे पास मेरी किस तरीके की आ रही है, मुझे उसी के साथ एडजस्ट करना है। मैं, अगर मेरे माइंड में प्रेशर होगा कि कोई बंदा मुझे कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, तो मैं घबरा जाऊंगी, और घबरा कर जो मेरा रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो मेरी अपनी एबिलिटी, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मेरे अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग ही मुझे अपना काम करना है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मैनेजेबल यूनिट्स। ठीक है, प्रबंध योग्य इकाइयों की स्थापना करना। प्रबंध योग्य इकाइयों का मतलब क्या है कि देखो, मेरे पास अगर बिज़नेस है, बिज़नेस में मैं XYZ 3 तरीके के डिपार्टमेंट कर रही हूँ, तो तीनों की एक्टिविटीज़ अलग अलग बना दी। जैसे मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, कॉमर्स का अलग है, ठीक है, और आर्ट्स का अलग है, तो उन दोनों का टाइम, उन दोनों सब स्ट्रीम्स का टाइम टेबल भी अलग होगा ना। तुम्हारी क्लास 2-2:30 बजे तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो अगर मैं BA में की मैं बात करूँ, आर्ट्स की मैं बात करूँ, वहाँ पर प्रैक्टिकल पेपर भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल पेपर्स की जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती हैं, उनकी जो क्लासेस होती हैं, उनकी क्लासेस बेसिकली क्या है, लेट तक वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। प्रबंध योग्य इकाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक एक्टिविटीज़ को करने के लिए मैं एक हेड, एक प्रबंध नियुक्त कर देती हूँ, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको अकाउंटेबिलिटी मैं सेट करती हूँ कि भाई तूने इस तरीके से अपना काम करना है। ठीक है, उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉसिबल। परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉसिबल का मतलब बेसिकली क्या है कि अगर जब तक मैं एक स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करूँगी, स्टैंडर्ड, सपोज तुम फर्स्ट ईयर में आए हो, स्कूल में तुम्हारी परसेंटेज अच्छी है,
स्कूल की स्टडी में और कॉलेज की स्टडी में डिफरेंस है। स्कूल में तुम्हारे ऊपर प्रेशर था तो क्या किया तुमने, प्रेशर के तहत अपना काम करना शुरू किया, ठीक है। प्रेशर था तो तभी तुम काम कर रहे थे, लेकिन कॉलेज में वो प्रेशर नहीं है। कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं, तुम्हारी क्लास लेते हैं, अपने व्यूज़ तुम्हारे सामने रखते हैं, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेशर तुम्हारे माइंड में वो नहीं मेंशन करते। तो मैं जो बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड की, जो मैं बात कर रही हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात कर रही हूँ। उस परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि तुम कॉलेज में आए हो, तुमने अपना टारगेट सेट किया है। टारगेट सेट क्या किया कि तुमने 70% मार्क्स तो एटलीस्ट लेने ही हैं। और तुम्हारी जो डिवीज़न है वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ साथ तुम्हारा जो 70% का मार्क्स होगा, और 70% के मार्क्स के साथ तुम अपने स्कोर करोगे, ठीक है। तुमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया 70% लेना है, 70% के अकॉर्डिंग ही तुम स्टडी करनी शुरू कर रही हो। तुम क्लास में पढ़ रहे हो, तुम घर में ओवर टाइम दे रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम तुम्हारा हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, मेरे माइंड की परसेप्शन थी कि मुझे उतना जाना है, लेकिन एक्चुअल तुम्हारे एग्ज़ाम हुए, एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम हुए, रिज़ल्ट आया, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया 72%। इसका मतलब जो तुमने सोचा था उतना तुमने अचीव कर लिया। स्टैंडर्ड का एक्चुअल के साथ कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद ही तुम इंटरप्रेट कर पा रहे हो ना कि तुम पॉजिटिव गए हो कि तुम नेगेटिव गए हो। 70 से 72 का तुमने टारगेट अचीव किया, इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, तुमने 70 सोचा था लेकिन तुम्हारा 65% का परसेंटेज आया है। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या कहती है, 70% का टारगेट डिसाइड करने पर तुमने 65 अचीव किया, तो 5% वो किन कारणों से हुआ है, किन कारणों से तुम उसको अचीव नहीं कर पाए, वो तुमने जानना है। वो तुम्हारा वास्तविक कार्य का मापन है, ठीक है। विचलन हुआ, डेविएशन हुआ 5% का, तो अब तुमने अपने ऑब्जेक्टिव 70% को अचीव करने के लिए वो 5% किन कारणों से हुआ है उसकी तरफ अपना ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है बजट बनाने में सुविधा। बजट बनाने में सुविधा मतलब बजटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। एग्जांपल तुम्हारे घर से ले लेती हूँ। घर में हमारी मंथली इनकम होती है, ठीक है। मंथली इनकम में मुझे बजट डिसाइड होता है मेरा कि मेरा इतना ही बजट है, इतना ही पैसा है जो मैं खर्च कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं बच्चों की फ़ीस के लिए अलग पैसा निकाल लेती हूँ, सेविंग के लिए अलग निकाल लेती हूँ, रूटीन खर्च के लिए अलग निकालती हूँ, ठीक है। मतलब क्या, एलोकेट कर दिया ना बजट का। तो जो यहाँ पर है बजट बनाने में सुविधा भी होती है कि अलग अलग मुझे पता है कि भाई इसको इतना तो जाना ही जाना है, इस डिपार्टमेंट को इतना जाना है, इस डिपार्टमेंट को इतना जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा ओवरऑल बजट बना सकती हूँ। उसके बाद है आपका खर्चों पर कंट्रोल। खर्चों पर भी नियंत्रण होता है। कंट्रोल होना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कि जब एक तो है कि मैं इकट्ठा ही खर्चा कर रही हूँ, ठीक है, मुझे नॉलेज ही नहीं है कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। एक मैं बिल्कुल देख के यूनिट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज, एक डिपार्टमेंट है एक्स है, एक वाई है, डिपार्टमेंट एक्स में है 5 बंदे, डिपार्टमेंट जेड में है 10 बंदे, लेकिन दोनों को पैसा उतना ही जा रहा है, ठीक है। उनके खाने पीने की अगर मैं बात करूं, 10 बंदे भी उतना ही खा रहे हैं, 5 बंदे भी। इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स में मेरे पास मेरा पैसा ज़्यादा जा रहा है, 5 बंदे हैं वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ पर कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जब डिपार्टमेंटल मैं अपना एक्टिविटीज़ डिसाइड करती हूँ, जब मैं डिपार्टमेंट में अपने पैसे को बांट रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे कहाँ खर्चा ज़्यादा है, कहाँ मेरे पास मेरा खर्चा कम है, मतलब मेरे को कंपैरिजन करना ईजी हो जाता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ। विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, जो जिस काम में माहिर है उस काम को ही वो करे। एग्जाम्पल पहले भी दिया था मैंने, लता मंगेशकर को अगर मैं क्रिकेट खेलने के लिए बोलूं और सचिन तेंदुलकर को गाने के लिए बोलूं, तो ना तो किसी की एबिलिटी सामने नहीं आएगी, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल सारी की सारी फ्लॉप होंगी। जिसकी जितनी भी काबिलियत है, इसको पेंटिंग आती है तो इसको पेंटिंग ही करनी होगी, इसको डांस आता है तो इसको डांस ही करना होगा। मेरी अपनी एबिलिटी है, मैं उस काम में अपना 100% दे सकती हूँ, तो मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है, तो मैं वैसे ही करूँगी। तो इसका क्या है, विशिष्टीकरण के भी लाभ मिलते हैं, क्योंकि वो बंदा उस चीज़ में परफेक्ट है तो वो अपना काम 100% करके अपना टाइम भी बचाएगा, कम एक्सपेंसिव भी होगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके मेथड्स गिवन है, मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशंस के। सबसे पहले है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस।
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस का मतलब है जितनी एक्टिविटीज़ हैं, इट रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय फंक्शन परफॉर्म। जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग तुमने अपना काम करना। फंक्शंस में देखो मेरे पास क्या क्या बना हुआ है। फंक्शंस में जैसे इसमें बताया हुआ है, मेरे पास मेरा टॉप लेवल, मेरे पास मेरा शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के बाद मेरे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद एक जनरल मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर मतलब ये ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो सिर्फ थिंकिंग का काम करते हैं, जो बेसिकली माइंड का काम करते हैं, पेपर वर्क का काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना एक क्या मॉडल बना दिया कि काम ऐसे ऐसे होना है। उसके बाद अपने जो डिपार्टमेंट बनाएंगे। डिपार्टमेंट में जैसे उसने अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, पर्सनल डिपार्टमेंट। समझते हो इनका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि जब प्रोडक्शन तैयार हो गया, वो मार्केटिंग का मतलब वो मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करवाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है बजट को एडजस्ट करना, पैसे को कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ पर लगाना है, उसका ये काम है, ठीक है। सिर्फ कैश फ्लो का काम वो बेसिकली करेगा। और पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है? पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है, एचआर डिपार्टमेंट भी बोलती हैं इसको करंट लैंग्वेज में। एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की मुझे आवश्यकता है, जितने लोगों की आवश्यकता है उन लोगों को मुझे अपने बिज़नेस में सेटअप करना। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उसको छटनी करना, और अगर कमी है तो उसका रिक्रूटमेंट करना ही बेसिकली इसका काम है, ताकि जो मेरा पूरा सर्कल है वो सर्कल मेरा रूटीन में चलता रहे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी आगे मैं 3-4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं अपना सेल्स डिपार्टमेंट जिसका काम सिर्फ सेल को करना, ठीक है। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट जिसका काम सिर्फ ऐड देना। ऐड क्या होती है? एडवर्टीजमेंट समझते हो ना, मतलब प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये मैं जानती हूँ, लेकिन कस्टमर कैसे जाने उसके लिए मुझे अपनी प्रमोशन करनी पड़ेगी, मुझे पब्लिशिंग करनी पड़ेगी, मुझे एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद है मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या है? मार्केटिंग रिसर्च का मतलब बेसिकली क्या है? मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वो एक्चुअल में मार्केट में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, या मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ क्या कस्टमर उसको पसंद करेगा तो कौन से साइज़ में पसंद करेगा, कौन से साइज़ में, कौन सी पैकिंग में वो पसंद करेगा, उसका पैकिंग का कलर किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि बेटा जो हमारी ह्यूमन बीइंग है वो ऑलमोस्ट एक क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। तो अगर मुझे मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए मुझे अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। और उस मॉडिफिकेशंस में मैं क्या करूँगी? मैं लो लेवल के लिए भी, हाई लेवल के लिए भी, मतलब जिसकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है मैं उसको वैसा ही प्रोडक्ट उसी तरीके से मैं उसको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस का मतलब होता है, एक होता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशंस। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस। आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्या है, बेसिकली उसकी ग्रुपिजिंग करनी है, ठीक है। मेरा जो ऊपर का लेवल है वो सेम रहेगा, टॉप लेवल मेरा सेम रहेगा, शेयर होल्डर मेरे रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे पास रहेंगे, जनरल मैनेजर मेरे पास रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने डिपार्टमेंट बनाया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। सपोज एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट बना रही है तो एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल अलग लगेगा, उसका प्रोडक्शन अलग होगा, उसकी मार्केटिंग अलग होगी। तो इसका मतलब एक्स प्रोडक्ट मैंने बनाया, डिफरेंट कर दिया ना अपने प्रोडक्ट को, एक्स प्रोडक्ट का लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। वाई प्रोडक्ट मेरा अलग है, वाई प्रोडक्ट के लिए अलग बन गया, ठीक है। तो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मेरे प्रोडक्ट की सर्विस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी मैं अपने प्रोडक्ट को अपना नाम दे रही हूँ XYZ। जैसे मैं बताती हूँ, प्यूमा है, प्यूमा कंपनी का मैं एग्जांपल दूँ। प्यूमा कंपनी जैकेट्स भी बनाती है, कपड़े भी बनाती है, शूज़ भी बनाती है, ठीक है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई। रिलायंस का तुम एग्जांपल ले सकते हो। रिलायंस तो आजकल सब्जी भी बेचने लगी है, रिलायंस कंपनी सब्जी भी बेचने लगी है, ठीक है। तो रिलायंस के फ़ोन भी हैं, रिलायंस की सिम भी है, रिलायंस का क्या बोलते हैं, स्टोर भी है, जो मतलब जैकेट्स मतलब वियर स्टोर भी है, ठीक है। रिलायंस में जो एसेसरीज़ हैं वो भी सब मिलती हैं। तो क्या है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर सबके अलग अलग उनके एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उनको, ठीक है, देखना।
उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न। रीज़न का मतलब होता है एक एरिया, ठीक है। मैं अपने रीज़न के हिसाब से भी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट्स को बनाती हूँ। जैसे इट रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय टेरिटरी, ठीक है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, ठीक है। सोनीपत में अलग स्टोर है, पानीपत में अलग स्टोर है, जींद में अलग स्टोर है, तो उनके डिपार्टमेंट्स भी अलग होंगे। मैंने तुम्हें पहले बताया जो ये है बेसिकली मेरे पास मेरा टॉप लेवल तो सेम रहेगा, शेयर होल्डर मेरे रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा और मेरे पास मेरे मैनेजर रहेंगे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने रीज़न वाइज, रीज़न मेरे पास मैं अपनी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ले सकती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट में सारा का सारा काम अलग अलग होगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका HR डिपार्टमेंट अलग होगा। सेम ऐसे ही जितनी भी मेरे पास रीजंस हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ग्रैंड लेवल पर। मैं छोटे लेवल पर भी मैं बात कर सकती हूँ। हम जब भी शुरुआत करते हैं छोटे से बड़े की करते हैं ना, ठीक है। छोटे से बड़े मतलब मैंने अपनी स्टडी करी, स्टडी करके मैंने नॉलेज लिया, नॉलेज लेकर एक छोटे से पहले एक सिटी से शुरू किया, सिटी से फिर मैं एक स्टेट में गई, स्टेट से मैं कंट्री में गई, कंट्री से मैं इंटरनेशनल पर गई। धीरे धीरे ये मेरे पास मेरे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है। तो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न भी मैं अपने अलग अलग तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को एडजस्ट कर सकती हूँ। सब जितनी मेरी रीजंस हैं, जितना मेरा एरिया है, जितना मुझे एरिया कवर करना है, उस एरिया के अकॉर्डिंग मेरे डिपार्टमेंट्स बने रहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी भी दिया था, अपने कॉलेज का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। आर्ट्स डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटीज़ अलग होती हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर कोई बड़ा कॉलेज है तो बड़े कॉलेज में एक साइंस डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट्स की अलग एक्टिविटी होती हैं। अगर इसी को ही मैं ग्रोथ करूँ तो PG डिपार्टमेंट भी हमारे पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट, जिसमें उसमें सब्जेक्ट वाइज भी मैं अपना मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है बेटा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है कि एक एक्टिविटीज़, एक प्रोडक्ट को कंप्लीट होने के लिए जिन स्टेजों से गुजरना पड़ता है उन हर एक स्टेजों को मैं एक अलग डिपार्टमेंट का नाम दूँ, ठीक है। जैसे ये बेंच है, इस बेंच पर हम बैठे हैं, ये बेंच ऑटोमेटिक तो नहीं बन गया ना। इस बेंच को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी की ज़रूरत होगी, लकड़ी की कटाई हुई होगी, लकड़ी की कटाई होने के बाद इसको शेप दिया गया होगा, शेप देने के बाद इसको असेंबल किया गया होगा, असेंबल करने के बाद इस पर पॉलिश की गई होगी, इस पर प्लाई लगाया गया होगा, तब जाके ये एक बेंच तैयार हुआ है। तो जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बोले, लकड़ी काटना, उसके बाद इसको शेप देना, उसके बाद उसको असेंबल करना, उसकी पॉलिशिंग करना, उस पर प्लाई वगैरह लगाना, ठीक है। ये सारे अलग अलग से आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट अलग है, कताई विभाग अलग है, ठीक है। उसके बाद बुनाई विभाग अलग है, वीविंग विभाग अलग है, उसके बाद डाइंग विभाग अलग है, डाइंग और प्रिंटिंग विभाग अलग है, और पैकेजिंग विभाग अलग है। आपकी बुक में एग्जांपल जो दिया हुआ है वो एग्जांपल आपके कपड़ों को लेकर दिया हुआ है, ठीक है। आपका सबसे पहले आपका स्पिनिंग होता है, उसके बाद आपकी वीविंग होती है, उसके बाद आपका प्रिंटिंग होता है, डाई होता है, डिस्कलर में हो, ठीक है ना। कलर तभी तो बनते हैं, कपड़ा पहले प्लेन होता है, उसके बाद उस पर कलर चढ़ाया जाता है, उस पर डाइंग की जाती है, और उसके बाद उसको पैक करके उसको मार्केटिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मार्केटिंग में भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर का मतलब है कस्टमर भी मेरे पास मेरे 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से? होलसेल, रिटेल और एक्सपोर्ट ट्रेड डिपार्टमेंट, ठीक है। होलसेल का मतलब जब मैं बल्क में काम करती हूँ, होलसेल का मतलब ये है ना कि जब मैं बल्क में काम करती हूँ तो बल्क में, ठीक है। जैसे मेरे घर में शादी है तो मैं जो खाने पीने का सामान है, जो लंच मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, उसके लिए मैं थोक की दुकान पे जाऊँगी, क्योंकि मुझे सामान इकट्ठा है। मुझे नमक की 20 थैली लेके आनी है, मुझे 20 किलो पनीर लेके आना है, मुझे 5 बोरी चीनी चाहिए, मुझे 10 कट्टे मुझे चावल चाहिए, बल्क में लेके आई हूँ ना। लेकिन नेक्स्ट क्या? रिटेल क्या है? जो मेरे डेली रूटीन के खर्चे हैं, उन डेली रूटीन के खर्चों के लिए तो मैं बार बार थोक पे नहीं जाती ना,
चेन बनी हुई है। अगर मुझे बल्क में लेना है तो होलसेल, ठीक है, होलसेल से मैं ख़रीद के अपने गांव में मैंने शॉप की हुई है, दैट इज़ रिटेल। गांव में मैंने एक छोटे से एरिया में शॉप की है, दैट इज़ रिटेल, ठीक है। कि मुझको डेली रूटीन की जो खर्चे हैं उन डेली रूटीन के खर्चों को मैं क्या करती हूँ, मैं बार बार दूर ना जाकर होलसेल की शॉप पर ना जाकर मैं क्या करती हूँ, मैं अपना यहीं से ले लेती हूँ, ठीक है, अपने आसपास के एरिया से ले लेती हूँ। और तीसरा है मेरे पास मेरा एक्सपोर्ट ट्रेड डिपार्टमेंट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना। इसका मतलब जो मेरा बिज़नेस है वो क्या है, वो बिज़नेस मेरा इंटरनेशनल बिज़नेस है। मेरे पास मेरी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। मैं अपनी लोकल डिमांड को कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास बचा है तो मैं क्या करती हूँ, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करती हूँ, अपने बिज़नेस को मैं बाहर भी भेज रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का मतलब जैसे इट रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय फंक्शन एंड प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस। मतलब क्या कि मेरे पास अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के अगर प्रोजेक्ट हैं तो उन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज़ मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, कल्चरल फंक्शन, ठीक है। कल्चरल फंक्शंस की मैंने एक्टिविटीज़ डिसाइड कर दी। कल्चरल फंक्शन में मेरी एक्टिविटीज़ क्या, सबसे पहले मेरा डांस कंपटीशन होगा, पोइट्री कंपटीशन होगा, पेंटिंग कंपटीशन होगा और सिंगिंग कंपटीशन होगा, पोइट्री कंपटीशन होगा। 5 एक्टिविटी हो गई ना, 5। सिंगिंग के लिए अलग तरीके से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी, मैंने अलग 3 बंदों को मेंशन कर दिया। पेंटिंग के लिए मैंने अलग बंदों को मेंशन कर दिया, पोइट्री के लिए मैंने अलग से कर दिया, डांसिंग के लिए अलग कर दिया। इसका मतलब मैंने मैट्रिक्स बना दी ना, कि मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दिया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मैंने एक अलग से एक टीम बना दी। ये टीम इसको देखेगी, ये टीम वाई को देखेगी, ये टीम जेड को देखेगी, ये टीम ए को देखेगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपके पास आपका मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है आपका जितने भी हमने जितने भी हमने टाइप्स पढ़े, इस टाइप्स में मैंने सबसे पहले पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है। जितने भी मेरे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर और ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं समझ सकती हूँ। डिपार्टमेंट का बेसिक मीनिंग मैंने समझ लिया कि डिपार्टमेंट का बेसिक मीनिंग बेसिकली है कि मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को परफेक्ट करना है। तो परफेक्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, परफेक्ट करने के लिए मैंने इनका सेग्रीगेशन कर दिया। तो इनके प्लस पॉइंट और इनके माइनस पॉइंट्स, देखो हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव वो तो मेरा सिर्फ नज़रिया है कि मैं उसको किस तरीके से मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आपसे जो भी पूछा जाए आप उसको उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर दो, ठीक है। अगर मैं रीजंस की बात करती हूँ, रीजंस के अकॉर्डिंग मेरी एडवांटेज क्या हैं, तो एडवांटेज में मैं क्या मेंशन करूँगी, मैं मेंशन करूँगी कि भाई मैं हर एक दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक दिशा में मैं अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी का ड्रॉप पॉइंट, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है अगर वो भी साथ साथ बताऊँ तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, सब कुछ होच पोच हो जाएगा। काम करने वाली मैं अकेली बंदी और मैंने सब कुछ अपने ही अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चा भी ज़्यादा होगा, टाइम मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। लोगों पर विश्वास करना भी पड़ेगा, लोगों पर विश्वास करना भी रिस्की है आज की, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, ठीक है। और दूसरा जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उन कॉम्पिटिटर का भी डर मुझे लगा रहता है, ठीक है। तो हर एक जितने भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं उन हर एक पॉइंट्स के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो उनको हमें ध्यान में रखते हुए अपना डिपार्टमेंटल का जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो रखना है। उसके बाद है इसमें कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन डिपार्टमेंटेशंस, मुझे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन सी बातों का ना। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब तुम्हें मैंने अभी बताया, जो जिसमें परफेक्ट है उसको वही काम देंगे तो वो अपना 100% तरीके से कर पाएगा और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सबसे मेन पॉइंट्स हैं। जब तक मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी। मैंने ये तो डिसाइड कर दिया कि मेरा ओकेज़न है, उस ओकेज़न में
शादी है मेरे घर में, शादी में लंच ये देखेगा, मेहमानों को ये देखेगा, परचेजिंग ये करेगा, ठीक है, लेकिन तीनों बंदे आपस की बनती नहीं है तो कैसे मेरा ओकेज़न सक्सेसफुल होगा? नहीं ना। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन, जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने मान लिया कि उसको स्पेशलाइजेशन ये है तो उसको दे दिया, लेकिन उनकी सभी एक्टिविटीज़ को मुझे आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर मुझे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो। उसके बाद आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब तो हम अगर कंट्रोल की डेफिनेशन तो सिंपल यही होती है कि जो हम सेट कर रहे हैं उसका हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते जाएं ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटीज़। हर एक एक्टिविटीज़ का अपना अपना महत्व है, ठीक है। विज्ञापन का, जैसे विज्ञापन नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं करूँगी, प्रोडक्ट बना के रख लूँगी तो फ़ायदा क्या, ठीक है। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद मेरा अगला स्टेप क्या कि मुझे एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टीज़मेंट करने के बाद मेरी सेल होगी, मतलब हर एक एक्टिविटीज़ एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद है आपका फैसिलिटेट अवेलेबल। फैसिलिटेट अवेलेबल का मतलब है आपके पास आपकी जितनी भी अपनी एबिलिटी है, आपकी जितनी भी सुविधा हैं, आपके जितने भी रिसोर्सेज आपको मिले हुए हैं, उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपने अपना करना है। इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक अचीव करना। रिसोर्सेज मेरे पास मेरी फ़िक्स हैं, हर एक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारा मेरे पास मेरा फ़िक्स है, इसको बढ़ा नहीं सकती मैं। लेकिन जितना मेरे पास है, जितनी चादर उतने पैर, इतना तो मैं कर सकती हूँ ना। जितने मेरे पास मेरा रिसोर्सेज है उतना तो मैं फैला सकती हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे क्या करना है, कम से कम खर्च करना है। मेरे पास, मुझे पता है, मैंने सर्वे किया हुआ है, सर्वे करने पर मैं अगर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, मुझे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होगा। मैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करूँगी तभी मेरे पास मेरी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने डिमांड का जो थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ी हुई है, जहाँ पर मेरी डिमांड और सप्लाई मेरी बराबर हो जाएंगी, मेरा प्राइस डिसाइड हो जाएगा। और प्राइस को डिसाइड करने वाली मार्केट है, मैं नहीं हूँ, तो मैं चाहकर भी प्राइस को बढ़ा नहीं सकती, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ यही एस्पेक्ट है कि मैं अपनी कॉस्ट को किस तरीके से मिनिमाइज़ करूँ। कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके ही मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। उसके बाद आपका है टू सी द कॉम्पिटिटर। टू सी द कॉम्पिटिटर का मतलब है कि मुझे अपने कॉम्पिटिशन्स को, जो कॉम्पिटिटर हैं, उस कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख कर ही अपना सारा काम करना है, ठीक है। कॉम्पिटिटर के माइंड में क्या चल रहा है। ये 2 पर्सन्स बैठे हैं, इन 2 पर्सन्स का जो 12th में जो परसेंटेज था वो सेम था, 80% था, लेकिन साथ रहने के बाद भी इनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो एक दूसरे को, एक होड़ है किसी तरीके की, जो एक दूसरे से ऊपर आने की वो कोशिश करेंगे। तो मुझे एक्स का वाई को और वाई का एक्स को आपस में ध्यान रखना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ अपना कर रहा है, मैं किस तरीके से उसको बीट कर पाऊँगी, ठीक है, किस तरीके से उसको बीट कर पाऊँगी। मैं बैटिंग कर रही हूँ, ठीक है, सामने वाले को ऑब्जर्वेशन करना मेरा ड्यूटी है क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है। वो बॉल किस तरीके से फेंकेगा, अगर वो स्पीड होगा तो मैं उसको कैसे अरेंज करूँगी, अगर वो गूगली डालेगा तो मैं किस तरीके से उसको अरेंज करूँगी, ठीक है, किस तरीके से उसको मैं हिट करूँगी। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो मैं क्लीन बॉल, ठीक है। तो मुझे अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उन कॉम्पिटिटर को स्टडी करके ही अपने कदम को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर।